हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब। देखो कि बहुत अच्छी खबर ये है कि जो 6th सेमेस्टर हमारे हैं उसमें एक फिजिक्स की जो बुक चलती है बेटा, क्या नाम से चलती है सभी को पता होगा, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स आई कहाँ से, और दूसरी होती है बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले ये जो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें समझना है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या बताती है और क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे बारे में क्या बताती है। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं बेटा? चिरसम्मत भौतिकी। मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल की बात होती है। किसकी बात होती है? थ्योरेटिकल पोर्शन की हमारे पास में बात होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल की बात होती है। किसकी बात होती है? एक्सपेरिमेंटल की बात होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ बेटा। हम बात करते हैं बहुत बार लाइट की। किसकी बात करते हैं? लाइट की। आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, जहाँ हम टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश को कण के रूप में माना जाता है। पढ़ा है पार्टिकल, जो हमारे पास में लाइट है उसको पार्टिकल नेचर में हम उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन ये जब क्वांटम मैकेनिक्स आई, हमने एक्सपेरिमेंट करे तो हमें पता चला कि जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों के रूप में पाई जाती है। किसमें? किसने बताया बेटा? ये क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सा टॉपिक है बेटा? हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चला कि जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर में पाई जाती है। ठीक है, मतलब पार्टिकल से एसोसिएट क्या होती है हमारे पास में? वेव होती है। चलो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। फिर आगे आते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ एक हम फंडामेंटल रूल पढ़ते हैं बेटा, सब F बराबर ma। ये सभी को पता होगा। ये कहाँ से आता है? क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल रूल है बेटा, F बराबर है ma। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी इक्वेशन को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। यहाँ जब हमने इस श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं, क्यों करी? क्यों? सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड होती है। किसके लिए होती है? सिंगल पार्टिकल बेस होती है। ठीक है, किसी सिंगल पार्टिकल के मोशंस की बताती है। इसके अलावा ये एक से ज़्यादा पार्टिकल की मोशन के बारे में डिफाइन नहीं कर सकती। कौन? श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं कि जब हमने बात करी कि क्वांटम फिजिक्स में हम पार्टिकल को वेव नेचर के रूप में पढ़ते हैं ना, पार्टिकल और वेव। तो हम उसकी जो डेस्क्राइब है, पार्टिकल को जो डेस्क्राइब किस फॉर्म में करेंगे? वेव फंक्शन के रूप में डेस्क्राइब करते हैं बेटा। किस रूप में? वेव फंक्शन के रूप में हम उसको डेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। तो मेन चीज़ें आपको समझ में आई कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो सिंगल पार्टिकल पर बेस होती है। सबसे पहली बात हमें ये समझना है क्या है? क्वांटम फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल है। क्वांटम मतलब बहुत सारी इक्वेशंस को डेवलप किया उनके कॉन्सेप्ट को जांचने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, लिखिएगा कि क्वांटम भौतिकी में कण की व्याख्या किस फॉर्म में की जाती है बेटा? तरंग फलन के रूप में की जाती है।
ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने जो वेव फंक्शन हमने लिया है, ठीक है, लेट मानते हैं कि माना t समय व r स्थिति पोजीशन पर तरंग फलन क्या है बेटा, हमारे पास में होता है साई आर टी। समझ में आ गया? ठीक है। हमने बात करी कि फ्री पार्टिकल पर बेस होती है, सिंगल पार्टिकल की हम बात करते हैं। मुक्त कण के लिए तरंग फलन हमारे पास में 4 वेव फंक्शन हम पढ़ते हैं बेटा। इस पर कौन कौन से, देखो बेसिकली जब आप पढ़ते हो, लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लासों की तैयारी करते हो वहाँ पर आपको 4 चीज़ें समझाई जाती हैं। दूसरी मैं बात कर देती हूँ, मैथ में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो बेटा, ई की पावर आयोटा थीटा पढ़ते हो ना। वेव जो फंक्शन हमारे पास में है, वेव जो फंक्शन हमारे पास में है, जैसे मैं यहाँ लेती हूँ कि साई एक्स, मेनली जो हम यूज़ लेते हैं वो लेते हैं ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या लेते हैं? ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा जो ये ए है वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। क्या है? जब भी हम वेव फंक्शन लेते हैं तो उसको सबसे पहले हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास में कांस्टेंट आता है, और यहाँ हमने वो कांस्टेंट लिया है ए। क्या लिया है? कि हमारे पास में कांस्टेंट है ओमेगा, हमारे पास में क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। क्या है? कोणीय आवृत्ति। तो वेव फंक्शन की हमारे पास में 4 पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर। दूसरी हम बात करते हैं बेटा ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तीसरा, जैसे मैंने ये आपको फंक्शन बताया, ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही लिखते हैं। इसी फॉर्म में हम इसको यदि अलग अलग तरीके से खोले तो क्या आएगा हमारे पास में? वेव फंक्शन आएगा, ए वही कांस्टेंट आएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ में आया? दूसरा क्या आएगा? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर भी जब आगे आप पढ़ते हो वहाँ आप क्या देखते हो, जब पोटेंशियल 6 पोटेंशियल आप पढ़ते हो आगे इसमें, तो वहाँ पर कॉस वाला जो फंक्शन है और साइन वाला वो कैसे लेते हैं? इवन और ओड के रूप में लेते हैं। कैसे कैसे? इवन और ओड के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक पोटेंशियल की जैसे हम बात करते हैं वहाँ पर। तो ये हमारे पास में 4 क्या है? 4 हमारे पास में पॉसिबिलिटी है किसकी? तरंग फलन की। इतना कुछ समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि यहाँ के हमारे पास में क्या होता है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, और आप जानते हो के बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है। यहाँ से यदि आप लैम्बडा निकालते हो तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई अपॉन के आ जाता है, वेवलेंथ। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ एक और चीज़ पढ़ी, ओमेगा। ओमेगा हमारे पास में क्या होता है? कोणीय आवृत्ति होती है बेटा, कोणीय आवृत्ति होती है। कोणीय आवृत्ति क्या होती है? ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होती है। ठीक है, 2 पाई न्यू हमारे पास में होती है ओमेगा बराबर। इतना कुछ समझ में आया? चलो देखो, अब यहाँ पर हमारे पास में 2 चीज़ काम आएगी। कौन कौन सी? एक तो डी ब्रॉगली, दूसरा प्लांक। नाम सुना होगा डी ब्रॉगली और प्लांक। जो हमने पढ़ा था, प्लांक का जो सिद्धांत है वो हमने पढ़ा था, वहाँ यूज आएगा। प्लांक की जो एनर्जी हमारे पास में क्या आती है बेटा? ई बराबर एच न्यू आती है। क्या बराबर आती है? ई बराबर एच। ओमेगा हमारे पास में क्या आती है? इसकी एनर्जी आती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि डी ब्रॉगली के अनुसार, देखो लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी होता है,
होता है या नहीं होता? होता है। चलो लैम्डा बराबर आपने यहाँ से ये वाली चीज़ लिखी, लिख देती हूँ मैं वैल्यू 2π/k बराबर h/p। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। p ओके, यहाँ भेजा h/2π और k हमने यहाँ भेज दिया। क्या आप सभी को पता है h क्रॉस h कट किसके बराबर होता है? h/2π। ये क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। कौन सा h कट क्या बोलते हैं? प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। और यहीं से p बराबर हमारे पास में h कट के एक वैल्यू आती है। समझ में आ गया? चलो दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर किसके अनुसार? प्लांक के अनुसार। क्या बात करते हैं बताओ, थोड़ा सा हिंट दो। प्लांक के अनुसार एनर्जी होती है हमारे पास में E बराबर एच न्यू, यही बताया था। न्यू यहाँ से क्या आएगा बेटा? E/h आएगा। यहाँ पर मैं ओमेगा की जगह यदि लिख देती हूँ 2πE/h, बताओ कुछ गलत किया? नहीं किया। यहाँ से फिर ये देखिएगा ये कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? h कट बन रहा है। तो मैं इसको बेटा E/h कट लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में एनर्जी क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई किया h कट ओमेगा, ये आपके पास में एक एनर्जी निकल के आती है। बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा है ना? हाँ बिल्कुल लगेगा। ठीक है, ये आपके पास में आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ ये है बेसिक पार्ट आपका श्रोडिंगर इक्वेशन समझने से पहले। बाकी कुछ भी नहीं है इक्वेशन समझने में, क्योंकि एक वे में सबसे पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, डायरेक्ट फिर थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन फ़र्क क्या है बेटा? वन डायमेंशन में हम एक पोजीशंस की बात करते हैं, जैसे एक्स हमने ले लिया या फिर वाई ले लिया या जेड ले लिया। लेकिन जब हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तीनों एक्सिस की हम बात करते हैं, एक्स वाई जेड। किसकी? एक्स वाई जेड। और जब हमने ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट किया तो हमें पता चला पोजीशन का तो डबल डेरिवेटिव आता है बेटा, और टाइम का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहलाता है? श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। देखो आइएगा, तो यहाँ टॉपिक डालिएगा श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। देखिएगा, ये आपको डायरेक्ट लिखना है कि हम है कि डेल स्क्वायर एक्स अपॉन, समझ में आया? सॉरी वाई फंक्शन आएगा यहाँ पर, बराबर 1 गामा स्क्वायर किसके बराबर आता है? डेल साई अपॉन डेल्टा टी के आता है। समझ में आया? देखो यहाँ मैंने इसको इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल साई अपॉन डेल्टा टी। बताओ, बताया था ना कि सेकंड ऑर्डर किसका आता है? पोजीशन का आता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव किसका आता है? हमारे पास में टाइम का फंक्शन आता है। ठीक है, ये हमें पता है कि जब हम क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल की बात करते हैं तो उसको किसकी फॉर्म में लेते हैं? वेव फॉर्म में लेते हैं। किसके द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं बेटा? वेव, तरंग नेचर। ठीक है, वेव फलन के रूप में लेते हैं, वेव फंक्शन के रूप में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर तरंग फलन मैंने लिया है बेटा, बताया था कौन सा लेंगे? साई बराबर। ठीक है, पोजीशन का ही ले लेती हूँ मैं। फर्स्ट वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक चीज़ और बता देती हूँ, यदि हम थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं तो x की जगह पर यहाँ पर हम r का यूज़ करते हैं। r का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि r हमारे पास में क्या होता है? x y z तीनों की फॉर्म में होता है। पढ़ा है ना पोजीशन वेक्टर? बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास में हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली है, इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट
ये और इक्वेशन सेकंड हमारे पास में ये हो गई। तो देखिएगा कि समीकरण 2 का, मुझे एक चीज़ बताना कि यहाँ पर हमारे पास में पोजीशन का कितना डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है। तो ये जो वेव फंक्शन है इसका भी हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर कर देंगे, कर दो, सभी को आता है। किसके सापेक्ष करेंगे, पोजीशन के सापेक्ष करेंगे, कर दीजिएगा। एक कांस्टेंट है, क्या होता है, आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही आएगा क्या बेटा। इसका वापस से पुनः अवकलन करने पर कर दें। पुनः जब हमने इसका अवकलन किया तो क्या आया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या निकल के आता है, ए वही कांस्टेंट है, वापस से हमारे पास में क्या आ जाएगा, आयोटा के का होल स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। बताइएगा कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में आ गई। अब इसी प्रकार देखो हमने यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट भी चाहिए होगा ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट भी हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो आइएगा कि समय के सापेक्ष वापस से समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, क्या आ जाएगा, डेल साई अपॉन डेल्टा टी बराबर ए, क्या आएगा, माइनस आयोटा ओमेगा ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। कौन सी इक्वेशन, 3rd या 4th इक्वेशंस। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 व 4 से मान किस में रख देंगे, बताओ जल्दी, 1 में। रखने पर रख दूँ तो फटाफट से आ जाओ, कैसे रखेंगे, क्या हमारे पास में आया था, ए प्लस आयोटा के का होल स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, बराबर 1 अपॉन गामा स्क्वायर आया था। फिर क्या आया था, ए माइनस आयोटा ओमेगा ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। बताओ, यही इक्वेशन आई है हमारे पास में। यहाँ तक कोई गड़बड़ है या नहीं है, नहीं है। ये आपको समझ में बैठ रहा है क्या है, ये वेव फंक्शन है, इसको मैं साई लिख दूं, कहो तो चलो लिख दिया, ए आयोटा के साई बराबर 1 अपॉन गामा स्क्वायर ए माइनस आयोटा ओमेगा साई। अब देखो ये ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, वेव फंक्शन से वेव फंक्शन भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास में, आयोटा के का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का के स्क्वायर बराबर 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा, और इस माइनस से ये माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास में क्या बचेगा बेटा, के स्क्वायर बराबर 1 अपॉन गामा स्क्वायर आयोटा ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ तक ये एक रिजल्ट निकल के आता है आपके पास में, ठीक है।
लेकिन इसको और सॉल्व करना है। तो फिजिक्स की और मैथ की बहुत अच्छी बात है कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, तो ऊपर और नीचे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा बेटा। कैसे करना है, देखो, गामा स्क्वायर बराबर आयोटा ओमेगा के स्क्वायर, इतना आ रहा है समझ में। हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ बाईं तरफ या दाईं तरफ हमने क्या किया है, इसको h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। कर दे, आ जाओ तो भाई। देने पर कर दो, ये लो, आयोटा ओमेगा h कट स्क्वायर के स्क्वायर। एक चीज और बता देती हूँ, शुरू में मैंने आपको ये रिजल्ट निकलवाया बेटा, निकलवाया था ना, P बराबर h कट के। आया समझ में कि क्यों निकलवाया था? इस वजह से ये बेसिक चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? चलो मैं लिख देती हूँ कि चूंकि P किसके बराबर होता है, h कट के, तो यहाँ से गामा स्क्वायर किसके बराबर, आयोटा ओमेगा h कट स्क्वायर P स्क्वायर के बराबर आ गया। आया या नहीं आया? चलो एक चीज और, E बराबर होता है h कट ओमेगा, ओमेगा यहाँ से E अपॉन h कट आया। रख दूँ वैल्यू ये भी, कहो तो? चलो बेटा जी रख दिया, ये लो, ठीक है, E अपॉन h कट और यहाँ h कट स्क्वायर P स्क्वायर। अब देखो, ये एक h कट से एक h कट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में, आयोटा, और E आपको क्या लिख सकते हो, E एनर्जी P स्क्वायर अपॉन 2m। होती है या नहीं होती है? पढ़ा होगा 12th में, तो ये भी रख देते हैं। फिर क्या बचेगा आपके पास में, बताओ? एक का h कट ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया, P स्क्वायर। अब ये P स्क्वायर से बेटा जी ये P स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो गामा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आई h कट अपॉन 2m। ये किसकी वैल्यू आती है गामा स्क्वायर की आपके पास में वैल्यू आती है, आ गई। लेकिन जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्म ना देके कुछ दूसरा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वो बेटा इसलिए दिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इजी वे में बताने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई और किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दो, अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात होती है ये फिजिक्स की और मैथ की, जो भी है मान लो भाई। और हमने भी मान लिया है इस चीज़ को कि हमने क्या किया है यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस वाली वैल्यू में आयोटा h कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है कि आयोटा h कट से गुणा व भाग देने पर दे दिया भाई। आ जाओ, गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा h कट का होल स्क्वायर अपॉन कितना होता है 2m आयोटा h कट। बताओ होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर वैल्यू आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2m आयोटा h कट। आ गया, वैल्यू आई है या नहीं आई है आपके पास में? आ गई। अब देखो ये वाली जो वैल्यू निकल के आपके पास में आई है, वापस से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। वहाँ पर आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देती हूँ समीकरण 1 से, ठीक है, डेल साई अपॉन डेल्टा टी। यही आई थी बेटा। गामा स्क्वायर की वैल्यू h कट स्क्वायर अपॉन 2m आयोटा h कट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, डेल साई अपॉन डेल्टा टी।
अब देखो ये जो आयोटा एच कट है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना यहाँ साइड, हम क्या करेंगे इसको रीअरेंज करेंगे बेटा, और रीअरेंज करने पर हमारे पास में क्या आता है देखिएगा, आयोटा एच कट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे और ये हमारे पास में इक्वेशन आती है, इक्वेशन कौन सी, श्रोडिंगर इक्वेशन। कैसी, एक विमीय। समझ में आ गया, ये हमारे पास में निकल के आती है। थर्ड डायमेंशन में क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, ये देखो मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल आर स्क्वायर, तीनों आ जाएंगे एक्स वाई जेड। ऐसा भी नहीं करोगे तो ये करना, अब ये समझ में नहीं आएगा कि ये डेल क्या है बेटा, ये डेल ऑपरेटर है, लाप्लासियन संखारक इसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो। इसकी जो वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर की वो क्या होती है बताओ, ये होती है, आ गई तीनों डायमेंशन। तो और ये कौन सी इक्वेशन निकल के आई है, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ में आ गया, तो ये तो आपके बात होगी श्रोडिंगर इक्वेशन की, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बहुत मेन रोल प्ले करता है वो, वहाँ से आपके पास में टाइम डिपेंडेंट का आता है, वेव फंक्शन आता है टाइम डिपेंडेंट का, वहाँ से हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन निकालेंगे, ठीक है, वो यूज़ होता है काफ़ी बार। तो ये आपके पास में थी, और यहाँ से मैं बता देती हूँ कि जो बीएससी में एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर 101% बनता ही बनता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा बीएससी नॉलेज हब के साथ। राधे राधे।